वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमरविंद आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज 27 जुलाई है। तो दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आप लोग के लिए पीटी, मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट कौन से न्यूज़ कवर किए गए हैं उस पर हम लोग परिचर्चा करेंगे। उसके मेन टॉपिक सब टॉपिक पर विस्तृत नज़र डालते हुए आगे बढ़ेंगे। उससे पहले चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे, और लाइक और शेयर भी ज़रूर किया कीजिए ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सके और हम अधिक लोगों तक पहुंच बना सकें। जो हमारे पुराने लिसनर है, व्यूअर है, चैनल को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग हमसे जुड़े। युक्ति आईएएस का ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए। आप लोग बहुत सी चीज़ें आप लोग वहाँ पर अवेलेबल है, टेस्ट अवेलेबल है, फ्री टेस्ट भी अवेलेबल है, वहाँ पर आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं सारे एग्ज़ाम के लिए। और साथ ही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसे कवर करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए, आज न्यूज़ में आप लोग के लिए सबसे खास है, राज्यसभा में 19 विपक्षी सदस्य निलंबित किए गए हैं। ये राज्यसभा में सबसे बड़ी निलंबन किया गया है। इससे पहले लोकसभा में 45 सदस्यों को किया जा चुका है, पर यहाँ पर आप लोगों को राज्यसभा में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में सदस्यों को निलंबित किया गया है। राज्यसभा के कार्य को सही तरीके से नहीं चलने दें, हंगामा करने की स्थिति में जो सभापति थे उनके द्वारा ये किया गया है। तो कुछ यहाँ की फैक्ट है, उसे ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा। महत्वपूर्ण की फैक्ट पर हम लोग नज़र डालेंगे। देखिए क्या है कि राज्यसभा के पास 19 सदस्यों के पूरे हफ्ते तक निलंबन, सदन में एक बार निलंबित होने वाले सदस्यों की सबसे बड़ी संख्या है। एक बार में ऐसी स्थिति पहली राज्यसभा में आई। उससे पहले 12 सदस्यों को किया जा चुका, हालांकि मानसून सत्र में हंगामा निलंबित किया गया है। वहीं लोकसभा जनवरी 2019 में आपको 45 सदस्यों की कार्रवाई की गई थी, निलंबन किया गया था। और निलंबन क्या होता, स्थगन क्या होता, इससे संबंधित सारी संसद का जो सत्र होता है उस पर एक आप लोग को लास्ट 2 डे पहले का दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस देखिएगा। वहाँ पर आप लोग को संसद के सारे सत्र अधिकार की चर्चा की गई थी, तो वहाँ से आप लोग वीडियो कवर कर लीजिएगा। और बाकी जो रह गया शेष इसमें आप लोग को कवर करना है। इस टॉपिक से रिलेटेड पेज नंबर 3 में भी न्यूज़ दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग कुछ फैक्ट फिगर दिया गया है, तो ये सब आप लोग देखना चाहे तो देख सकते हैं, नहीं तो एग्ज़ाम में बस संख्या ये पूछेगा, इससे पूर्व कब था, वर्तमान में कब है, लोकसभा में कब है, और इससे संबंधित रिलेटेड और न्यूज़ है पेज नंबर 3 में। हम लोग वहाँ चलते हैं, देखते हैं, उसके बाद ऊपर की जो भी न्यूज़ होंगे उसको कवर करेंगे। देखिए यहाँ पर दिया गया है न्यूज़, रूल बुक में निलंबन का प्रावधान क्या है या प्रविधा क्या है, इस पर हम लोग देखेंगे। तो राज्यसभा में नियम 255, तो याद आप लोग रखिएगा, नियम 255 और 256 के तहत ऐसा किया जाता है। और लोकसभा का रूल बुक है 373 और 74 में यह किया जाता है, 374 में। तो 2 रूल बुक आप लोग को याद रखना है। इससे रिलेटेड आप लोगों को प्रश्न पूछा जा सकता है। यह अधिकार प्राप्त है, राज्यसभा में सभापति होते हैं उनको यह प्राप्त है, तथा लोकसभा में आपको अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष या पीठासीन पदाधिकारी भी हो सकता है। तो आप लोग को ध्यान में रखना है। तो यह देखिए, सुभाष कश्यप जो संविधान के जाने माने विशेषज्ञ माने जाते हैं संविधान के, तो उनके द्वारा स्वतः इनके बारे में कुछ बातें की गई है, सही कदम उठाया गया। अगर ऐसी स्थिति रहती है सदन में तो लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति ऐसे निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है। तो इसके संबंध में कुछ बातें हैं, चलिए और भी देख लेते हैं। यह व्यवस्था क्या है, देखिए 255-56 को जान लीजिए क्या है। इसके तहत अगर लगता है, सभापति को लगता है कि किसी सदस्य का व्यवहार सदन के संचालन के लिए उचित नहीं है, तो उसे सदन से चले जाने के लिए निर्देश दे सकता है। पहले निर्देश देगा, उसके बाद 256 का सभापति किसी सदस्य को राज्यसभा में किसी भी निश्चित अवधि तक के लिए निलंबित करने का प्रावधान रखता है। तो निर्देश जब देगा, केवल निर्देश देगा, तो 256 को 255 को यूज़ करेगा, और जब 256 का यूज होगा तो उसे सदन से ही बाहर निलंबित करने का प्रस्ताव उस वक्त जारी करता है। तो इस प्रकार की घटनाएं दोनों में अलग अलग देखने को मिलती है। तो प्रश्न ऐसे भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। सभापति को देखिए, ध्यान रखिएगा, सीधे निलंबित करने का अधिकार नहीं होता। वह निलंबन के लिए नाम भेजते और सदन का प्रस्ताव लाकर उन्हें निलंबित किया जाता है। तो डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि अध्यक्ष और सभापति
अपनी मर्जी से यह काम कर सकता है, डायरेक्ट किसी सदस्य को या निलंबित कर सकता। पहले वो प्रस्ताव लाएगा, प्रस्ताव पास होगा तो ही जाके वो निलंबित होगा। वो इस प्रकार से कार्य गतिविधि संचालित होगी। लोकसभा अध्यक्ष को सीधे सदस्यों को निलंबित करने का अधिकार होता है, पर हालांकि लोकसभा में क्या होता है, वो अधिकार आपको डायरेक्ट होता है लोकसभा अध्यक्ष को। ऐसे रद्द हो सकता है निलंबन। निलंबन को रद्द करने के अधिकार क्या अध्यक्ष और सभापति के पास होता है। निलंबन जब होगा तो उसको रद्द करने का अधिकार के अध्यक्ष और सभापति के पास होता है। निलंबन के खिलाफ प्रस्ताव भी सदन में लाया जा सकता है। प्रस्ताव पास होने की स्थिति में निलंबन स्वतः हट जाता है। तो दोनों स्थितियां उत्पन्न होती है, या तो अध्यक्ष या सभापति निलंबन स्वयं हटा सकता है, प्रस्ताव जो है उसके विरुद्ध प्रस्ताव लाया जा सकता है। अगर वो पास होता तो वो स्वतः हट जाएगा। इसमें कोई भी गतिविधि ऐसी नहीं होती है। कुछ देखिए यहाँ पर और भी चीज़ें हैं। निलंबन कुछ चर्चित मामले 1989 में, ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसी घटना हो रही है, इससे पूर्व भी घटना हो चुकी है। तो वो आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर डाटा फैक्ट अगर यूज़ करना चाहिएगा अपने आंसर राइटिंग में, मेंस के आंसर राइटिंग में, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे राजीव गांधी काल में के दौरान भी कई सांसद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को हत्या का ठक्कर समिति की रिपोर्ट को संसद में रखे जाने पर हंगामा कर रहे थे। इस हंगामे के विपक्ष के 63 सांसदों को निलंबित किया गया। तो देखिए लोकसभा में 63 सदस्यों को एक साथ निलंबित किया जा चुका है। साथ ही 2013 के मानसून सत्र में आपको लोकसभा का अध्यक्ष मीरा कुमार के नियम 374A के तहत 12 सांसदों को 5 दिन के लिए निलंबित किया है। तो ये भी घटना पहले हो चुकी। 14 में तेलंगाना को अलग राज्य का दर्जा देने के लेकर बहस चल रही थी सदन में। तो इस बीच बवाल करने वाले 18 सांसदों को भी मीरा कुमारी ने सस्पेंड कर दिया था या निलंबित कर दिया था। तो 14 का भी मामला है। 19 का मामला है, सुमित्रा महाजन ने टीडीपी और जो उसके 45 सांसदों को एआईडीएमके के 45 सदस्यों को सस्पेंड किया था। और 2021 में कृषि कानूनों को लेकर हंगामा करने वाले राज्यसभा में 5 सियासी दलों के 12 सांसदों को पूरे शीतकालीन के लिए निलंबित कर दिया गया था। देखिए इस प्रकार की घटनाएं बार बार होती है और यह एक समान प्रक्रिया के रूप में मानी जाती है। ऐसी नहीं कि लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा का अध्यक्ष संसद के सत्र को चलाने के लिए स्वतंत्र होता है। वो कोई भी नियम और गतिविधि को लागू कर सकता है अगर वो सदन की मर्यादा के विरुद्ध हो तो इस प्रकार से घटनाएं देखने को मिलती है। तो ये आप लोगों को मेंस में या इंटरव्यू में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जब सत्र चल रहा होगा और आपका इंटरव्यू होगा तो उसमें आप लोगों को प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसा क्या स्थितियां उत्पन्न हो जाती है जिसमें सांसद सदस्यों को निलंबित कर दिया जाता है, और निलंबन की घटना क्या लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है, ऐसा भी पूछा जा सकता है प्रश्न। तो इसके लिए आपके पास ठोस वजह होनी चाहिए इसके उत्तर देने के लिए। तो ये ठोस वजह इसी आधार पर होगा, नियम क्या है, उसके पक्ष और विपक्ष क्या है और क्या अधिकार है, क्या यह करना जायज़ है या नाजायज़ है, इसके संबंध में आपके पास ठोस तथ्यों के साथ आप बात रख सकते हैं। तो इसी आधार पर रख सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट टॉपिक है, इसे ज़रूर कवर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, अवैध तरीक़ों से हमारी ज़मीन पर तैयार हो रही CPEC जो CPEC है, पाकिस्तान जो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा जो है कॉरिडोर है, उसके संबंध में भारत का पुनः एक बयान आया है। तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है आप लोगों के लिए जब भी इस प्रकार के मुद्दे उभर कर सामने आते हैं। तो आप लोगों को मेंस और इंटरव्यू और साथ में इससे रिलेटेड PT फैक्ट तो उभरते ही हैं। मेंस और इंटरव्यू के लिए टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाता है। और हमारे आपसी संबंध जो पड़ोसी देशों के साथ है उसमें भी यह पॉइंट आप लोगों को नोट आउट करना होता है कि क्या गतिविधि रहा है। तो उसमें हम लोग देखते हैं उस टॉपिक के तहत क्या दोनों देश घोषणा भारत के सिरे से खारिज करते हुए कड़ी प्रतिक्रिया की है। उसके बाद इस पर पाकिस्तान अवैध ढंग से कब्जा कर रखा है। और CPEC जो चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI जो है या बोरो जिसको कहा जाता है, इसका हिस्सा है। भारत इसे अपनी भौगोलिक संप्रभुता के खिलाफ मानता है क्योंकि और इसके साथ दुनिया के कई देश इसके समर्थक भी करते हैं, खासकर अमेरिका और ब्रिटेन आदि देश जो यूरोपियन देश है उसके द्वारा। देखिए जनवरी 2022 में बताया गया कि सऊदी अरब, UAE और जर्मनी इसमें शामिल होने की इच्छा जताई। यानी इस योजना के तहत जो
सीपेक बन रहा है, चीन और पाकिस्तान गलियारा उसमें। तो इससे संबंधित भारत में भी कुछ, और इससे साथ साथ ईरान और दूसरे मध्य एशिया भी इसमें शामिल होना चाहते थे। इस प्रकार कुछ अंतर्विरोध उत्पन्न होता है। तो इसी के संबंध में भारत की चिंता बढ़ती है और भारत इस पर बयान देता है। और भारत क्या बोलता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत इस पक्ष, किसी भी पक्ष को इस तरह की कार्रवाई भारत की संप्रभुता और भौगोलिक अखंडता में हस्तक्षेप मानी जाएगी। अगर कोई भी देश अगर इस विरुद्ध में इस रोड इनिशिएटिव में भाग लेता है और भारत जिस मुद्दे पर बात रख रहा है, अगर उसके मुद्दे को दरकिनार करते हुए अगर ये सब चीज़ें की जा रही है, तो उसके भौगोलिक संप्रभुता, भौगोलिक अखंडता और भारत की संप्रभुता के खिलाफ मानी जाएगी। ऐसा माना भारत के द्वारा स्पष्ट किया गया है। देखिए, इसके कारण भी बहुत है, विरोध के कारण भी बहुत पाकिस्तान में उपजे हैं, तो वो भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो एक तो पाकिस्तान जिसका उद्देश्य से परियोजना की शुरुआत की थी, उसको लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। पाकिस्तान के अंदर ही विरोध हो रहा है। देखिए, बार बार इस इनिशिएटिव के तहत जो चीन और पाकिस्तान गलियारा है, उसके लिए पाकिस्तान में ही विरोध उत्पन्न हो, क्योंकि चीनी कंपनियां चीन के लोगों को ही वहां पर काम देती है और एक अस्थायी कॉलोनियन बना रहा है, तो इसके लिए वहां पर विरोध उत्पन्न होता है। साथ ही बलूचिस्तान में इसके खिलाफ आंदोलन लगातार हो रहा है, क्योंकि सामान जो भी रॉ मटेरियल है पाकिस्तान के इन क्षेत्रों से लिया जाता है और इनसे जो बेनिफिट है इन क्षेत्रों को नहीं दिया जा रहा है, तो इसके लिए भी इसका विरोध होता है वहाँ पर। साथ ही साथ यह सवाल उठे कि पाकिस्तान के बारे में बताया, दक्षिण एशिया में श्रीलंका के बाद संकट में फंसने वाला दूसरा देश हो सकता है, क्योंकि कर्ज पाकिस्तान पर बहुत बढ़ चुका है और उसके पास फॉरेन रिजर्व मात्र 1 हफ्ते का बच गया, ये 1 वीक का बच गया है। तो इसके लिए विरोध का कारण उभर के देखने को, और बार बार ये मामला तुल देता है ताकि विश्व समुदाय को इकट्ठा कर सके पाकिस्तान और एक अपनी जो साख बची हुई है, साख जो शेष बची उसको बचाने में सफल हो सके, और जो कर्ज का जो मामला है उसे भी किसी न किसी रूप से इसे अंतर्दोहित कर सके। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे रिलेटेड आपको कुछ की फैक्ट याद रखना चाहिए, क्या वो जो एग्ज़ाम में, मेंस में, इंटरव्यू में आप लोग यूज़ कर सके। तो की फैक्ट को देखते हैं हम लोग। जब भी सीपेक की बात होगी, 1 बेल्ट 1 रोड यानी अबोर का चर्चा होगा। 1 बेल्ट 1 रोड इनिशिएटिव का चर्चा वो क्या है, यह परियोजना क्या है, यह माध्यम, इस परियोजना के माध्यम से चीन प्राचीन सिल्क मार्ग को पुनः विकसित करना चाहता है। प्राचीन जो सिल्क मार्ग 12वीं शताब्दी में था उसे पुनः 21वीं सदी के लिए समुद्र सिल्क रोड इनिशिएटिव के रूप में भी जाना जाता है इसे। हालांकि जो प्राचीन भारत में, प्राचीन काल में यह जो सिल्क रोड था, जो चीन से होते हुए विश्व यूरोपियन कंट्री तक जाता था, उसे पुनः कनेक्टिविटी को विकसित करने का उद्देश्य हालांकि बैकडोर में बताया जाता है, पर इसका उद्देश्य कुछ और ही है। देखिए, सिल्क रोड इनिशिएटिव बेल्ट और 21वीं सदी के समुद्र सिल्क रोड 1 बेल्ट 1 रोड के रूप में जाना जाता है। यह विकास रणनीति जो कनेक्टिविटी पर केंद्रित है, यह चीन का मानना है। ऐसा चीन यह दावा करता है। साथ ही इसके साथ महत्वपूर्ण परियोजनाओं के जरिए चीन सड़कों, रेल, बंदरगाह, पाइपलाइनों और बुनियादी सुविधाओं के माध्यम से मध्य एशिया को लेकर यूरोप और अफ्रीका कई स्थलीय समुद्री मार्गों को तैयार कर रहा है। इससे रिलेटेड जो पिक है, तस्वीर है, आप लोगों को ग्रुप में शेयर किया जा चुका है और इसका PDF भी आप लोगों को शेयर किया जाता है। तो आप लोग ज़रूर ग्रुप से जुड़िए, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में लिंक दिया रहता है, आप वहां से जुड़ सकते हैं और PDF और पिक्चर से प्राप्त कर सकते हैं। और 1 बेल्ट 1 रोड का पिक्चर दिया हुआ है, मोती का माला भी जो कॉन्सेप्ट आएगा वो भी आप लोग को उसके संबंधित दिया गया है। तो देखिए, यह कहाँ तक जा रहा है, चीन से स्टार्ट होकर एशिया, स्टार्ट होकर यूरोप और अफ्रीका, 3 महाद्वीपों को यह कवर करेगा। तो कितनी बड़ी परियोजना हो सकती है, इसे ध्यान में रखने की ज़रूरत है। चीन 2013 में इसे शुरू करता है और चीन इस परियोजना को देश दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, गल्फ कंट्रीज, अफ्रीका, यूरोप जैसे देशों को सड़क मार्गों से जोड़ना है। तो इतनी महत्वपूर्ण योजना के रूप में इसे प्रस्तुत करता है और इस योजना के तहत विश्व के 60 से अधिक देश सड़क, रेल और समुद्री रास्ते से जुड़ेंगे। 3 मार्गों से कनेक्टिविटी जोड़ेगा। वर्तमान में 160 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च कर चुका इस परियोजना के तहत आ चुका है और चीन 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करने का
कर इसे पूरा करने का लक्ष्य रहता है। देखिए कितनी बड़ी परियोजना है। भारत की इकोनॉमी भी 3 ट्रिलियन के आसपास है और भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का लक्ष्य रखता है। तो देखिए उसके बीच का यह है, तो हमारी अर्थव्यवस्था से भी बड़ी परियोजना यह है। तो कितनी बड़ी परियोजना हो सकती है, आप इसका सारा दाव चीन का इसी पर लगा हुआ है, क्योंकि अगर ये सफल हो जाता है यह योजना, तो यह अमेरिकी प्रभुत्व, रूसी प्रभुत्व को काफ़ी पीछे छोड़ देगा। तो इसलिए सभी देश इस योजना को किसी न कमोवेश किसी न किसी रूप से अपने विरोध में देखते हैं। और यह कहीं हद तक सही भी है, क्योंकि चीन के जो पूर्वकालिक कार्य गतिविधि है उसमें ऐसा देखने को मिलता है। पहले कर्ज में सारे को डुबोता, उसके बाद कर्ज ट्रैप यानी जो डेप्ट में फंसाकर अपने जो मनमर्जी कार्य है उसे पूरा करता है। तो ये देखने वाली बात है कि चीन किस रणनीति के साथ कार्य करता है विश्व में। तो यह किसी से छिपा हुआ नहीं, तो ये साइड ऑफ स्टोरी है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं भारत विरोध क्यों करता है इसका। तो वन बेल्ट वन रोड क्या है, भारत परियोजना विरोध चीन और पाकिस्तान के आर्थिक गलियारे के कारण करता है। देखिए वन बेल्ट वन रोड का भारत अभी किसी हद तक विरोध नहीं कर रहा, केवल चीन के जो पाकिस्तान का जो क्षेत्र है POK, भारत पर जिसका अधिकार भी है, तो वो भारत के क्षेत्र पर अधिकार जमाए हुए है। वो 1947 का घटना थी, जिस पर लास्ट वीडियो में आप लोग POK के संबंध में मैंने चर्चा भी किया था, उस वीडियो से आप समझ सकते हैं। उसके लिए विरोध करता है भारत। तो यह भारत का विरोध का कारण कुछ और ही है। लगभग 50 अरब डॉलर के लागत से चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC जो है इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसका विरोध करता है। और अबोर परियोजना का एक हिस्सा पाकिस्तान के वाले कब्जे कश्मीर से होकर गुजरता है। इस परियोजना के लिए पाकिस्तान के बंदरगाह, सड़कों, पाइपलाइनों और दर्जनों फैक्ट्रियाँ, एयरपोर्ट जैसे अवसंरचना निर्माण शामिल है। और CEP के जरिए चीन अरब सागर के ग्वादर बंदरगाह तक अपनी कनेक्टिविटी को मजबूत करता है। देखिए भारत ऐसे है, आपको यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर अरब सागर पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है, तो इस कनेक्टिविटी को वो पूरा करना चाहता है। विषम परिस्थिति में चीन इस क्षेत्र तक अपनी गतिविधि को बनाए रखना चाहता है, क्योंकि अगर मान लीजिए इसका विश्व, यूरोप या अफ्रीकी देशों से जुड़ने का एकमात्र रास्ता हिंद महासागर से होकर जाता है। अगर किसी विषम परिस्थिति में ये रास्ता ब्लॉक किया जाता है इंडिया संबद्ध देशों के द्वारा, तो चीन इस रास्ते को एक ओपन बैकवर्ड की तरह इसे यूज़ करना चाहता है, ताकि ऐसी स्थिति में चीन इन परिस्थितियों का सामना कर सके। तो इस उद्देश्य से उस सीपेक को सीपेक जैसी योजना को लाता है और उसको धरातल पर उतार रहा है। तो उसके भी और भी फैक्टर है। जब भी इस पर एक भारत और चीन के संबंध, अंतर संबंध पर चर्चा होगी, उस पर विशेष हम लोग उस समय चर्चा करेंगे। देखिए नेक्स्ट है, चीन ने इस गलियारे के भारत से कोई इजाज़त नहीं ली। पाकिस्तान से तो इजाज़त POK क्षेत्र के लिए वो लेके उस पर कार्य कर रहा, पर भारत POK क्षेत्र जबकि भारत का अभिन्न अंग है, शुरू से ही भारत यूएनओ तक में ये बात कह चुका है। तो चीन ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे भारत से यह इजाज़त ले या इस क्षेत्र में कार्य गतिविधि के लिए परमिशन मांगे, ऐसा कुछ नहीं किया। भारत इसी का विरोध करता है। विवादित पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर केवल पाकिस्तान की इजाज़त से किसी अंतर्राष्ट्रीय परियोजना का संचालन POK पर पाकिस्तान के स्वामित्व और कश्मीर मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीयकरण का कारण बन सकता है। ये भारत नहीं चाहता है। यही महत्वपूर्ण मुद्दा है। मुद्दा यही है, अगर POK पर पाकिस्तान से केवल चीन ऐसा परमिशन ले लेता है, तो हम अंतर्राष्ट्रीय रूप से भी उस क्षेत्र पर अपना आधिपत्य, जो प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं, अपना जो अभिन्न अंग मांगते हैं, उस पर जो संवाद विश्व के पटल पर हो रहा है, वहाँ हम लोग कमज़ोर हो जाएंगे। इसलिए भारत इसका विरोध करता है। नोट याद रखिएगा, चीन के स्ट्रिंग ऑफ पल्स नीति के तहत भारत घेरने का कार्य बढ़ते हुए पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के में ग्वादर से लेकर श्रीलंका के हबन टोटा पोर्ट, मालदीव मराओ पोर्ट, बांग्लादेश चटगांव पोर्ट समेत म्यांमार के अपने समुद्री प्रभाव क्षेत्र को भी
विस्तार कर रहा है। तो देखिएगा भारत के जो म्यांमार यहाँ पर एक ग्वादर पोर्ट, श्रीलंका का हबन पोर्ट और चटगांव पोर्ट, तो इस प्रकार से अगर जोड़ते हैं इसे तो मोतियों का माला है। फिर यहाँ से म्यांमार होते हुए या अपने क्षेत्र 9 डैश लाइन जो है चीन का, वहाँ तक हो जाता है। तो इस प्रकार से परियोजना है। इसका मैप आप लोग को पिक्चर भी आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर सेंड किया गया है, उसके बेहतर तरीके से देखिएगा। सब के बारे में, ग्वादर के बारे में कुछ बातें की गई है, मालदीव के जो मारवो पोर्ट है उसके बारे में कुछ बातें बताई गई है, हबन टोटा के बारे में कुछ बातें की गई, चटगांव के बारे में जो भी महत्वपूर्ण है फैक्ट वहाँ पर चर्चा किया गया उस तस्वीर में। तो आप लोग ज़रूर जाके टेलीग्राम चैनल से देख सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, देश में लगभग हर तीसरे दिन हुई है एक बाघ की मौत। यह बहुत महत्वपूर्ण डाटा है। हाल ही में संसद में यह पटल पर रख कर बातें की गई है और जो हमारा जो राष्ट्रीय पशु बेमौत मारा जा रहा है उस पर चिंता व्यक्त की गई है। प्रत्येक लास्ट 3 ईयर में हर तीसरे दिन एक बाघ मर रहा है, जिसकी संख्या बताई गई है लगभग आपको 2019 से जो 21 के बीच है लगभग 329 बाघों की मृत्यु हुई, जिसमें 68 तो स्वाभाविक मौतें हुई हैं, लेकिन 5 का शिकार किया गया है। 5 की मौत अस्वाभाविक हुई है, जिसमें आप लोगों को ध्यान रखना। 29 बाघों का शिकार किया गया है, 30 बाघों को लोगों के हमले में मारे गए और 197 जो बाघ है उसके संबंध में भी जांच चल रही है, उसकी मृत्यु का कारण क्या है। तो यह आप लोगों को कुछ समय बाद रिपोर्ट संसद में रखी जाएगी। कारण कुछ भी रहा हो तो यह संबंध यह जो आंकड़ा दिया जा रहा है संसद में, यह कभी चिंताजनक है। क्यों चिंताजनक है? क्योंकि भारत 53 टाइगर रिजर्व चलाता है, उस क्रियान्वित कर रहा है देश में 53 टाइगर रिजर्व, जिससे संबद्ध विकास के कार्य किए जाते हैं। भारत में लगभग 1972 से भारतीय वन जीव बोर्ड के शेर को स्थान पर बाघ को राष्ट्रीय पशु के रूप में अपनाया और अगले वर्ष से ही इससे संबंधित परियोजना था। तो वर्ष 1973 से इस पर बाघ परियोजना चल रहा है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि इतनी बड़ी गतिविधि के बावजूद भी इस घटनाओं में कमी नहीं आ रही। हालांकि विकास बहुत से हुए, इसके सुविधाएं अलग बढ़ी है, पर कहीं न कहीं यह आंकड़ा हमें चिंता का विषय उभार कर देता है। तो जो हमारे पर्यावरण मंत्री है अश्विनी चौबे, उनके द्वारा चिंता व्यक्त की गई है। और देखिए यह क्या है, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है, यह भी आप लोग को ध्यान रखना है। और यह मनाने का प्रयास कब से किया जा रहा है? वर्ष 2010 के सेंट पीटर्सबर्ग में हुए टाइगर शिखर सम्मेलन के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस से। ये सब पीटी फैक्ट डाटा है। अब हम लोग बात करेंगे इससे संबंधित, आप लोगों को टाइगर रिजर्व से संबंधित आप लोगों को पिक्चर दिया गया है टेलीग्राम चैनल पर, आप लोग वहां जाके देख लीजिएगा, वहां पर बहुत सी चीज़ें कवर हो जाएगी। हालांकि देखिए कार्बेट जो टाइगर रिजर्व है और राजा जी टाइगर रिजर्व शामिल है, उत्तराखंड के 2 टाइगर रिजर्व जहां सबसे अधिक बाघ है। तो यहाँ पर आप लोग को डाटा पीटी फैक्ट है और तस्वीर में जो है वहाँ भी आप लोग को डाटा पीटी फैक्ट वहाँ पता चलेगा। तो आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक चीज़ और आप लोग को ध्यान रखना, लगभग 3000 बाघ भारत में पाए जाते हैं, जो विश्व के कुल बाघों की आबादी का 75% है। तो ये भी एक डाटा पीटी फैक्ट आप लोग को याद रखना है। देखिए मेंस में से ओरिएंट आप लोगों को प्रश्न नहीं पूछा जाता ना इंटरव्यू में, बस ये पीटी ओरिएंट है। अगर टाइगर रिजर्व साइंस टेक के पार्ट में, पर्यावरण के पार्ट में अगर यह पूछा जाता है कि भारत में हालिया पर्यावरण सुरक्षा के संदर्भ में कौन कौन सी नीति अपनाई गई है, तो देखिए पर्यावरण सुरक्षा की बात में केवल हम CFC और ग्रीन हाउस गैसों की बात नहीं करते, उसमें विभिन्न प्रकार के रिजर्व की बात करते हैं। अगर पर्यावरण को बचाना है तो सबसे पहले जंगल को बचाना होगा, जंगल के साथ साथ वृक्षारोपण को बढ़ाना होगा। तो ये जो परियोजना है सभी एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होता है। तो ये आप लोग वहाँ पर आंसर राइटिंग कर सकते हैं पुट, और बाकी चीज़ें का डाटा इनपुट कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, तब तक आप लोग चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द मिले। देखिए एक पीटी फैक्ट है, यहाँ भी आप लोग पीटी ओरिएंट आप लोग को टॉपिक कवर किया गया। विश्व के 20 व्यस्त एयरपोर्ट में IG या इंदिरा गांधी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है 13वें स्थान पर। और सबसे बड़ा जो सबसे व्यस्त एयरपोर्ट कौन है? अमेरिका का अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और उसका डलास इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमेरिका। तो 5 का नाम अमेरिका में ही शामिल है।
7 करोड़ के आसपास, यहाँ पर 7 करोड़ के आसपास अटलांटा एयरपोर्ट में लोग यात्री करते हैं। और देखिए यहाँ इस जो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा यह जो जारी किया गया रैंकिंग, उसमें वर्ष 2020 में आए जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट था 16वें स्थान पर था, और 2021 में यह 13वें स्थान पर आ गया। 3 स्थानों का अंक बढ़ोतरी हुई है, और यह भारत का केवल एकमात्र ऐसा है। चलिए नेक्स्ट है, एशिया में सिर्फ 4 एयरपोर्ट इस टॉप 20 व्यस्त एयरपोर्ट में शामिल हुआ है, जिसमें चीन के 2 एयरपोर्ट है, तुर्कियो अर्थात नया जो तुर्की का नया नाम तुर्कियो है उसका 1 एयरपोर्ट, और इंडिया का 1। बाकी एशिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है जो आपको इसमें शामिल है। तो 4 एयरपोर्ट एशिया। तो ये आप लोग को प्रश्न पीटी में पूछा जा सकता है, और इससे रिलेटेड एयरपोर्ट से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है आता ही है पीटी में। आप बहुत से एग्जाम दिए होंगे तो वहाँ पर प्रश्न या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा, वहाँ आप लोगों को मिल जाएगा। तो इसीलिए आप लोग को एक प्रश्न यहाँ से देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, इस पर चर्चा हो चुकी है तो इसे अच्छे तरीके से आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, एक नियामक के अधीन होगी उच्च शिक्षा। देखिए हाल ही में संसद में अर्थात उससे पूर्व वर्ष 2020 में उच्च शिक्षा नियामक बोर्ड की स्थापना की बात की गई थी, शिक्षण संस्थानों को स्वायत्तता देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP के तहत। तो इसमें यह भी सिफारिश की एक उच्च शिक्षा नीति आयोग का गठन हुआ, तो उसने भी सिफारिश की कि स्वतंत्र जो इसके अधीन 4 स्वतंत्र संस्थाएं भी गठित करने का प्रस्ताव NEP के तहत होना चाहिए नियामक गुणवत्ता वित्तीय मदद के लिए। तो वर्ष 2020 के बजट में यह घोषणा भी हुआ है। और भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के गठन के बाद UGC जैसे नियामक संस्था समाप्त हो जाएगी। वैसे भी मौजूदा समय में UGC बस फंडिंग एजेंसी रह गई है, तो यह किसी से छिपा नहीं है। इसका विरोध बहुत ही देखने को मिल रहा है। हाल ही में बेंगलुरु में एक बैठक होती है जिसमें जाने माने शिक्षाविद पहुँचे, जिसमें इरफान हबीब और बहुत से लोग शामिल होते हैं। उनका मानना है NEP सिरे से नकारा जा सकता है। उनके अपने पक्ष हो सकते हैं, पर हमें उन तथ्यों को आगे लेके आना है जिससे देश सबल हो। जो भी देश आपको विकसित देखने को मिल रहा होगा, विकसित देशों की श्रेणी में देखने को मिल रहा होगा, वो अपनी क्षेत्रीयता, अपनी विरासत के संदर्भ में जो शिक्षा नीति को बनाया है वही अभी विकसित देशों की श्रेणी में है। आप विश्व के किसी भी विकसित देशों की श्रेणी का शिक्षा नीति पढ़ के देखिए, आपको इस प्रकार के जो NEP शिक्षा नीति, NEP जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उससे मिलती जुलती इर्द गिर्द आप लोग को मिल जाएगी, क्योंकि वह क्षेत्रीय भाषाओं और अपनी जो राष्ट्रीय भाषाओं के संदर्भ में ही गढ़ी गई होगी। इस प्रकार किसी विदेशी भाषा के आधार पर कोई शिक्षा नीति बनती है तो उस देश में हम किसी देश के चली आ रही विरासत को अपनाते हैं और एक अलग वर्ग को जन्म देते हैं। यही मूल त्रुटि थी पीछे जितने भी शिक्षा नीति थी उसमें, जिसमें NEP में सुधार किया गया। उससे संबंधित सबसे बड़ी सुधार किया है एक उच्च शिक्षा रेगुलेटरी नियामक का गठन, जिसमें फिलहाल अभी कितने 14 नियामक काम कर रहे हैं, जिसमें UGC भी है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण परिषद। इस प्रकार के जितने भी 14 हैं नियामक, वो अब एक में नियामक में कनेक्ट हो जाएंगे और उसके विभिन्न कार्य गतिविधि होगा, जिससे बहुत से कार्य जो होते हैं लेट लतीफ़ी देखते होंगे कि बहुत से विद्यालय का सेशन लेट चलता है, परीक्षा समय पर नहीं हो सकता, फंडिंग देखते फंडिंग का इशू भी हो जाता है। तो इस प्रकार से जो शिक्षकों की कमी, अध्यापकों की कमी, साथ ही साथ प्रोफेसरों की कमी जहाँ होती है, रिक्त पदों की कमी होती है, उसे भरने में केवल एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी तो उसे आसान होगा। इस प्रकार कोऑर्डिनेशन बनाने के बाद ही किसी संस्थाओं में दूर किया जा सकता जो विगत वर्षों से समस्या का कारण मानी जाती थी। तो ये सब देखिए की फैक्ट है। तो आप लोगों से मेंस या इंटरव्यू में यह प्रश्न किया जा सकता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत एक नियामक संस्था बनाना कितना हितकारी होगा देश की शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो इस प्रकार के आप लोगों को प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसे आप लोग जरूर कवर कीजिएगा। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नीचे आ जाइए, इधर कुछ पॉलिटिकल पार्ट है। देखिए बैंकिंग की जम्मू कश्मीर में इस्लामिक बैंकिंग की मांग खारिज कर दी गई। हाई कोर्ट के द्वारा यह माना गया है। वहाँ पर
दायर किया गया था याचिका कि कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में हाई कोर्ट में क्या इस्लामिक को शरीयत के बैंकिंग शुरू किया जाए। तो इसके लिए खारिज कर दिया गया क्योंकि यह नीतिगत मामला है, आरबीआई इस पर मामला लेता है और सरकार इससे संबंध में कुछ निर्णय लेती है, तो यह हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। पर यहाँ पर इस्लामिक बैंकिंग क्या होता है यह जरूर जानने की ज़रूरत है। इस्लामिक बैंकिंग वह व्यवस्था जिसमें न पैसा जमा करवाने के वाले लोगों को ब्याज मिलता है और न ही वहां से कर्ज लेने वाले को ब्याज देना पड़ता है। इसे सामुदायिक मदद के उद्देश्य से खोला जाता है। कोई भी संगठन, संस्था, व्यक्ति दूसरों की मदद करने के लिए इच्छा हो तो इसमें अपना पैसा जमा कर सकता है। देखिए यहाँ पर इस्लामिक बैंकिंग खराब प्रवृत्ति नहीं, खराब बैंकिंग से व्यवस्था नहीं है, पर भारत जैसे देश में क्या यह जायज़ है, यह सबसे बड़ा सवाल है। यह आप लोग के लिए प्रश्न क्रिएट करता है। भारत में जहाँ विभिन्नता है, जहाँ पर इतनी धार्मिक उन्माद बढ़ी हुई है, वहाँ पे इस प्रकार के जो यहाँ पर विदेशी फंडिंग होती है, विदेशी टेरर स्पोर्ट है इंडिया, तो इसके लिए क्या भारत इस प्रकार के बैंकों को स्थापित करेगी जहाँ पर कोई भी संगठन, संस्था, व्यक्ति केवल इसलिए अपना पैसा जमा कर सकता है कि दूसरे की मदद, उसका कोई रेगुलेटिंग अथॉरिटी नहीं होगा, इस प्रकार कोई ब्याज लेना नहीं है, देना नहीं है, उस पर कर्ज लेते हैं तो कोई आप उस पर ब्याज नहीं देते हैं। तो सामुदायिक मदद के लिए हमें एनजीओ है, बहुत से ऐसे फंड इरेजर सिस्टम है जहाँ पर हम लोग इस प्रकार से करते हैं। तो क्या यह जायज़ है या ये जायज़ है इस प्रकार की मांगे, तो यह एक सवाल उत्पन्न करता है। इस पर बहस छिड़ेगी कुछ दिनों के बाद, तो आप लोग इस पर तैयार रहिएगा। इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिल जाएगा मेंस में। अभी जब आरटीआई दाखिल किया गया यहाँ पर जनहित याचिका, यहाँ खारिज की गई, इस पर विद्वान लोगों का चर्चा परिचर्चा होगा, तो एक मुद्दा बनकर उभरेगा जो प्रश्न आप लोग के लिए लेकर आएगा। तो इस पर हम लोग जब आएगा तो विशेष चर्चा करेंगे। चलिए नेक्स्ट है, देखिए राम सेतु राष्ट्रीय विरासत घोषित करने सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई अगले हफ्ते है। तो इससे कुछ पीटी फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। क्या है पीटी फैक्ट? तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पर रामेश्वर द्वीप, पंबन द्वीप पर श्रीलंका के मन्नार द्वीप से जोड़ने वाला जो क्षेत्र है, यही है राम सेतु द्वीप। तो ये आप लोग इंसाइक्लोपीडिया में, ब्रिटानिका में क्या कहता है, राम सेतु एडम्स ब्रिज कहा जाता है, क्योंकि एडम्स ने सबसे पहले इस ब्रिज को आधुनिक काल में देखा, इसका नामकरण किया था, इसलिए एडम ब्रिज भी कहा जाता है। धनुषकोडी जाफना तक ये जाता है, पतली रेखा देखने को मिलती है श्रीलंका के, धनुषकोडी जाफना तक जाता है या सेतु के 5 दिनों में। देखिए यह साथ में यह पुल 48 किलोमीटर लंबा है। ये क्षेत्र में समुद्र से बहुत उथला है, कुछ स्थानों सिर्फ 3 मीटर से 30 फुट तक की गहराई पानी तक है। तो यह देखिए क्षेत्र है, इसके संबंध में जो भाजपा के नेता सुब्रमण्यम स्वामी याचिका दायर करते, जिस पर और तमाम जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है तो समय मत देते, अगले हफ्ते इस पर सुनवाई होगी। तो क्या यह राष्ट्रीय विरासत घोषित होगा या नहीं, इस पर तो जब आएगा मामला, जब निर्णय आएगा उस पर चर्चा किया जाएगा। पर वर्तमान में पीटी फैक्ट ये है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आज कुछ खास नहीं था, 2-3 टॉपिक था जिस पर हम लोग चर्चा किए हैं। नेक्स्ट आप लोगों को बस ये आर्टिकल जरूर पढ़ना चाहिए, वंचितों को प्रेरित करने वाली उपलब्धि है जो हमारे राष्ट्रपति बनी है, 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय द्रौपदी मुर्मू जी, उनके संबंध में कुछ उपलब्धियां बताई गई हैं। उनके अल्पसंख्यक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों से संबंधित, तो आप लोग इस लेख को जरूर देखिएगा, पढ़िएगा। नेक्स्ट है, देखिए जनसंख्या नियंत्रण के लिए विकट चुनौती का सामना कर रहा है भारत, तो इस पर कुछ दिशा निर्देश होना चाहिए, जल्द ही निर्णय लेनी चाहिए सरकार को। क्योंकि देखिए एक तरफ प्राइवेट बिल में भाजपा के नेता जो रवि किशन वो प्राइवेट बिल लाने की बात करते हैं, पर जो भारत के मंत्री हैं, कल राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार, राज्यसभा में उनके द्वारा कहा जाता है ऐसा विचार नहीं है सरकार का। तो देखिए कुछ भी हो, गतिविधि विषम परिस्थिति में जा रही है। जनसंख्या जो विस्फोट है भारत में विषम परिस्थिति में जा रहा है। हम अगले साल संयुक्त राष्ट्र का एक रिपोर्ट आता है जिसमें हम अगले साल ही चीन को भी पछाड़ सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र का एक रिपोर्ट आया है जिसमें
चीन की वर्तमान जनसंख्या 1.426 अरब है, जबकि भारत की 1.412 अरब। तो अगले साल ही हम लोग जनसंख्या के मामले में चीन को पिछाड़ देंगे और विश्व में पहले देश बन जाएंगे। जबकि यह आंकड़ा जब था 2027 का था। देखिए हम लोग 2022 में भी हैं, 5 साल पूर्व ही यह घटना घट जाएगी अगर ऐसी स्थिति होती है। तो एक जनसांख्यिकीय जो समस्या उत्पन्न होता है उससे हम लोग सामना धीरे धीरे करने लगेंगे। तो यह देखिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि 2050 तक भारत की आबादी 1.6 अरब हो जाएगा, लगभग 1.7 अरब के आसपास। तो यह बहुत ही विषम परिस्थिति भारत के संसाधनों के बंटवारे में हो जाएगा। संसाधन का बंटवारा अर्थात जो भी संसाधन जो सभी व्यक्तियों का हक होना चाहिए उसके संबंधी जो ऐसी गतिविधियां जहां पर विषमता उत्पन्न हो वैसी बात उत्पन्न हो जाएगी। साथ में चीन की आबादी 1.317, तो चीन हमसे कम आबादी में लगभग हो जाएगा और यह स्थिति जो होगी बहुत ही संसाधनों के वितरण पर समस्या उत्पन्न होगी। तो इसके संबंध में कुछ बातें फैक्ट दिया गया तो आप लोग, और किसी भी देश की प्रगति के लिए अन्य सभी कारकों के साथ उसका जनसांख्यिकीय स्थिति का भी होना महत्वपूर्ण होता है। तो यह राष्ट्रीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुरूप जनसंख्या हो तो देश प्रगति पथ पर होता है, नहीं तो देश सरलता से आगे बढ़ता नहीं है। उसकी बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होती है जिसमें गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी सभी घटनाएं शामिल हो जाती है। तो कुछ डाटा दिया गया है, विभिन्न देशों के साथ तुलना किया गया। तो इस डाटा को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, कवर कर लीजिएगा ताकि आप लोग को पीटी फैक्ट आप लोग को कवर सके। साथ में लेखक के द्वारा यह भी बताया गया है कि आज़ादी के बाद देश में पहली बार जनसंख्या नीति बनने के बाद 1976 में पहली जनसंख्या नीति घोषित की जाती है। 1981 में कुछ संशोधन होते हैं। जन्म दर तथा जनसंख्या वृद्धि दर की कमी लाने का विवाह, न्यूनतम विवाह बढ़ाने, परिवार नियोजन जैसी बहुत सी योजनाओं को लागू किया जाता है। और वर्ष 2000 में स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन, याद रखिए बहुत जाने माने व्यक्ति है, इनके संबंध में बहुत सी कमेटियां बैठी है। तो इससे संबंधित जितनी भी कमेटियां इस व्यक्ति से संबंधित, स्वामीनाथन से संबंधित, तो आप लोग उसे याद जरूर कर लीजिएगा। तो अध्यक्षता में एक रिपोर्ट दिया जाता है और नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की जाती है जिसका उद्देश्य शिशु स्वास्थ्य के देखभाल, प्रजनन से संबंधित बेहतर सेवारत की स्थापना और गर्भ के समय जो निरोधक और स्वास्थ्य सुविधाओं बुनियादी ढांचे की आवश्यकता पूरी करते हुए वर्ष 2045 तक जनसंख्या के स्थायित्व। तो वर्ष 2045 तक हम जनसंख्या के स्थिरीकरण की बात करते, स्थितीकरण की बात करते या उसे रोकने की बात करते। उसके बाद कुछ वर्षों बाद फिर पुनः इसे जारी किया जाएगा। तो देखिए आंकड़ा तो कुछ और ही कहता है, हम सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश बनने जा रहे हैं अगले वर्ष ही, और 50 तक विश्व में भारत की आबादी 1.66 हो जाएगी। यह संयुक्त राष्ट्र की विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर बोला गया। और हमारा राष्ट्रीय जो जनसंख्या नीति है वो कुछ और ही दर्शा रहा है। तो इस अंतर विरोध को दूर करने का प्रश्न है। तो आप लोग को मेंस या इंटरव्यू में इससे ही रिलेटेड प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत की जो नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है वो भारत और वर्तमान जो डाटा संयुक्त राष्ट्र का आया है उसके बीच अंतर विरोध को जन्म देता है। तो आप किस रूप से सहमत है, तो इस प्रकार से आप लोग को प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप लोग जरूर इसे कवर कीजिएगा। तो इसके साथ ही देखिए आज का जो भी न्यूज़ था इसे कवर कर लिया गया। जो भी न्यूज़ विशेष आएगा आप लोग देखिए 5G स्पेक्ट्रम की बोली लास्ट वीडियो में भी चर्चा किया गया था स्पेक्ट्रम के संदर्भ में। तो आज से नीलामी स्टार्ट हो गया, इस पर नज़र बनाए रखिएगा कितने की बोली आती है। उसके बाद लास्ट में एक हम लोग कंक्रीट आप लोग को इस पर एक न्यूज़ कवर कर लेंगे ताकि इससे 5G स्पेक्ट्रम से संबंधित सवाल जितने भी हो उसे कवर कर लिया जाए। आज के न्यूज़ में इतना ही। हम लोग फिर नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं कल। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना महत्वपूर्ण कमेंट जरूर दीजिए ताकि और भी हम लोग चीज़ों को सुधार कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।